Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about cardiac output. So what is cardiac output? Cardiac output means the amount of blood pumped from each ventricle in 1 minute. 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में कितना ब्लड जो है पंप हो रहा है फ्रॉम ईच वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट. ओके, तो कार्डिक आउटपुट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट. ओके, सो अब आप मुझे एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करके देखो. वेंट्रिकल्स ब्लड को कहाँ पंप करते हैं? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स जो है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में, राइट. और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है इनटू आयोटा, और आयोटा से ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स में. ठीक है, तो 1 मिनट में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड को पंप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट. एंड दिस कार्डिक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डिक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. ओके, तो कार्डिक आउटपुट कैसे डिसाइड होगा कि हार्ट रेट कितना है और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है. ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि ड्यूरिंग वन कॉम्प्रेशन कितना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स जो है पंप कर रहे हैं. मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आपका? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि हाउ मच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल विथ एवरी कॉन्ट्रैक्शन. ओके, हाउ मच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल्स विथ एवरी कॉन्ट्रैक्शन. Okay, stroke volume is the volume of blood in milliliters. हम milliliters में लेते हैं. ठीक है, ejected from each ventricles due to contraction of हार्ट मसल्स. तो हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, हर एक हार्ट बीट के साथ कितना ब्लड जो है पंप हो रहा है वेंट्रिकल से, दैट इज कॉल्ड एज आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, और हार्ट रेट तो आपको पता ही है कि हार्ट जो है कितने टाइम्स बीट कर रहा है इन 1 मिनट. ओके, हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट. ओके, दैट इज एवरेज कितना लेते हैं हम? 72 बीट्स पर मिनट, राइट. तो हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट करता है, जो एवरेज हम लेकर चलते हैं, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट. नॉर्मल तो हम जो रेंज लेते हैं वो 60 से 100 के बीच में रेंज लेते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल जो आपकी हार्ट रेट होती है वो आपकी 72 बीट्स पर मिनट है, पर हम रेंज लेके चलते हैं. दैट कैन बी बिकॉज हार्ट रेट फिक्स नहीं होगा ना, वो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट क्लियर हुआ. तो ज्यादातर जब भी हम पढ़ते हैं ना, वी टॉक अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो है वो नियर अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट जो है वो रहता है. नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना है? 5 लीटर्स पर मिनट, राइट. तो कार्डिक आउटपुट समझ आया कि कितना वेंट्रिकल्स जो है 1 मिनट में ब्लड को पंप कर रहे हैं. ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट आपका 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक हार्ट रेट पे और एक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम में. ठीक है, और हार्ट रेट आपका किस पे डिपेंड करता है? आपके नर्व्स पे डिपेंड करता है, सिग्नल्स पे डिपेंड करता है, और आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, आपके इंपल्सिस पे डिपेंड करता है और आपके हार्मोन्स पे जो है वो हार्ट रेट डिपेंड करता है. ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो कुछ देर के बाद हम ये सब डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है. तो कार्डिक आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ योर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम नियर अबाउट हम 70 ml लेते हैं, बट उसका रेंज भी आपका 60 से आपका 120 ml तक रहता है. ठीक है, और हार्ट रेट आपका 60 से 100 बीट्स जो है वो
रहती है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कार्डिक आउटपुट नियर अबाउट कितना रहता है 5 लीटर्स पर मिनट। तो 1 मिनट में आपके वेंट्रिकल्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करते हैं। फाइन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, जैसे कि कार्डिक इंडेक्स। कार्डिक इंडेक्स होता है कि मान लो ये पूरी बॉडी सरफेस है, ठीक है, उसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट में कितना कार्डिक आउटपुट जो है वो रहेगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में 1 मिनट में कितना कार्डिक आउटपुट जो है आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक इंडेक्स। ओके, एंड इट इज नियर अबाउट 2.5 to 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ओके, कार्डिक डिफरेंस क्या रहता है कि मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट एंड मिनिमम कार्डिक आउटपुट के बीच का डिफरेंस, क्योंकि कार्डिक आउटपुट भी तो इंक्रीज हो सकता है ना, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो सकता है। कैसे इंक्रीज हो सकता है? जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक डिफरेंस। फाइन। Okay, so now we are going to talk about stroke volume in details. तो stroke volume क्या होता है? अभी मैंने बताया कि कितना ml of blood जो है हर एक वेंट्रिकल से निकल रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, तो जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं। वेंट्रिकल्स ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं। तो हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड इन 1 मिनट, how much blood is pumped in 1 minute from ventricles, that is called as stroke volume. And stroke volume is the difference between your end diastolic volume minus end systolic volume. ठीक है, this is the formula of stroke volume. स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने दोबारा से आपको बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि कितना मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कितना ml ऑफ ब्लड को पंप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्टोल। मतलब कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, ठीक है, वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड प्रेजेंट था। क्योंकि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तो ब्लड को रिसीव करते हैं। ये चीज मैंने पूरी कार्डिक साइकिल में पढ़ाई थी। जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल फेस में होते हैं तो वो ब्लड को रिसीव करते हैं। आर्टरिया से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा होता है व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स फेस में होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उनका डायस्टोल फेज खत्म होगा और कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट होगा तो उसके बीच में थोड़ा सा डिले होता है, राइट? तो उस टाइम पे वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, मतलब डायस्टोल फेज के एंड में वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज नियर अबाउट 120 to 130 ml at rest. Okay, or that can increase during exercise, that is 100 to 160 ml. Fine. तो ये वैल्यूज जो है वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज के टाइम पर। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है आपकी वेरी कर सकती हैं। ठीक है, and systolic value means amount of blood remaining in the ventricles after it has contracted. तो ventricles ने जब blood को पंप कर दिया है, ventricles ने जब contractions कर दी हैं, तो contractions के बाद कितना blood जो है ventricles में present है अब, उसे कहते हैं and systolic value. मतलब it is the remaining blood in ventricles after contractions. Okay, and this value is near about 50 ml. So this is end systolic volume. ठीक है, अब जो आपका कार्डिक आउटपुट है, ठीक है, वो बहुत सारे जो रीजंस की वजह से वेरी कर सकता है। ड्यू टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की वजह से आपके जो कार्डिक आउटपुट है वेरी कर सकता है। लाइक एज, तो एज कार्डिक आउटपुट बच्चों में, चिल्ड्रन में कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होगा एंड अडल्ट्स में कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? देखो, बच्चों के जो हार्ट रेट होता है ना एज कंपैरेटिवली अडल्ट्स वो कम होता है। ठीक है, तो अगर हार्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली आपका कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। देन 6
फीमेल्स में कार्डिक आउटपुट कम होगा और मेल्स में कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। अब ये क्यों वेरिएशंस होंगी? सिंपल, मैंने आपको बताया था मेल्स में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा रहता है, थोड़ा सा वेरिएशंस है ना, और फीमेल्स में ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना। तो ऑब्वियसली जितना ब्लड का वॉल्यूम होगा उतनी तो आपका कार्डिक आउटपुट होगा ना। कार्डिक आउटपुट और ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जितना आपका ब्लड का वॉल्यूम होगा उतना ही आपका कार्डिक आउटपुट होगा। तो फीमेल्स में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है एज कंपैरेटिवली मेल्स। अगेन, एक्सरसाइज करने से आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, देन हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे भी आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन आरबीसीस। ये हमने सारा डिटेल्स में पढ़ा था कि जब आप हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आरबीसीस की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाइपोक्सिया और एनीमिया, तो इस टाइम पे जो आपका कार्डिक आउटपुट है अगेन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों हो जाएगा? अगेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई। तो लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से अगेन आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उस टाइम पे आरबीसीस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन थायरॉइडिज्म की बात करें तो आपका एक कंडीशन होती है हाइपोथायरॉइडिज्म एंड एक होती है हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और हाइपरथायरॉइडिज्म में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है हाइपोथायरॉइडिज्म में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तभी तो मोटापा आता है ना, मोटे हो जाते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म में। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो भी जो है वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी अफेक्ट होगा। ठीक है, देन हेमोरेज। हेमोरेज मतलब ब्लड का लॉस होना, तो उसकी वजह से भी आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के लॉस से ब्लड वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। कार्डिक फेलियर मतलब कि आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। तो कार्डिक फेलियर में वीक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, जिसकी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। फीवर के टाइम पे आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि आपके हार्ट रेट वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डिक आउटपुट। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं आपकी बॉडी में जो आपके कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं? दैट इज वेनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो वेनस रिटर्न क्या होता है? वेनस रिटर्न हुआ कि कितना ब्लड जो है वो आर्टरिया में फ्लो कर रहा है, मतलब कितना ब्लड जो है बॉडी से आर्टरिया में आ रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट और वेनस रिटर्न जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आपका ब्लड जो है एंटर करेगा इनटू हार्ट, जितना आपका ब्लड हार्ट में एंटर करेगा उतना ही ब्लड आपका लीव करेगा फ्रॉम वेंट्रिकल्स। जितना आपका ब्लड हार्ट में एंटर करेगा उतना ही ब्लड आपका हार्ट से लीव करेगा फ्रॉम वेंट्रिकल्स। जो ब्लड निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट, और जो ब्लड एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेनस रिटर्न। मतलब कितना ब्लड जो है हार्ट में रिटर्न कर रहा है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। वेनस रिटर्न क्या है? ब्लड, वेनस रिटर्न क्या होता है? ब्लड एंटरिंग द हार्ट स्पेशली आर्टरिया फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज वेनस रिटर्न। ठीक है, तो वो इक्वल होगा आपके कार्डिक आउटपुट के। वेनस रिटर्न किसके इक्वल होगा? आपके कार्डिक आउटपुट के। ठीक है, वेनस रिटर्न इज इक्वल्स टू योर कार्डिक आउटपुट। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो आपका वेनस रिटर्न है, दिस वेनस रिटर्न डिपेंड्स अपॉन फ्यू फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन योर रेस्पिरेटरी पंप। ठीक है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये आपके रेस्पिरेटरी पंप पे डिपेंड करता है। अब ये रेस्पिरेटरी पंप क्या होता है?
है ना। ये रेस्पिरेटरी पंप क्या होता है? रेस्पिरेटरी पंप वो होता है जो स्ट्रक्चर, जो प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व हैं आपके ब्रीथिंग में, जो स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं आपके ब्रीथिंग में, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वेनस रिटर्न में। आप पूछोगे कैसे मैम, क्या मतलब हुआ इसका, तो हमें समझ नहीं आया कि कौन से स्ट्रक्चर कौन से प्रोसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको इंस्पिरेशन पढ़ाया था, एक्सपीरेशन पढ़ाया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन गो टू द वीडियो, ठीक है, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में होगी रेस्पिरेशन, और टॉपिक होगा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, आप उसमें जाके पूरा डिटेल में देख सकते हो। तो जब इंस्पिरेशन होती है तो इंस्पिरेशन के टाइम पे आपकी थेरोकिक जो वॉल्यूम है, चेस्ट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। प्रेशर के डिक्रीज करने से वहां पर एक सक्शन इफेक्ट होगा, ठीक है, सक्शन इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है पुल होगा फ्रॉम वेन्स, ठीक है, उस सक्शन इफेक्ट की वजह से वेन से ब्लड पुल होगा, और वो ब्लड कहां पर आएगा? आपके थेरोकिक रीजन में। कहां पर आएगा? आपके थेरोकिक रीजन में, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब वहां से ब्लड जो है कहां पे जाएगा? अल्टीमेटली हार्ट में, ठीक है, अल्टीमेटली ब्लड जो है वो कहां पे जाएगा? हार्ट में जाएगा, है ना। लंग से ब्लड कहां पर जाता है? हार्ट में जाता है ना। तो लंग से ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा, तो जितना ब्लड लंग्स में फिल होगा उतना ही ब्लड वो हार्ट में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे जब प्रेशर डिक्रीज होता है, उस डिक्रीज इन प्रेशर की वजह से सक्शन इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। उस सक्शन इफेक्ट की वजह से ब्लड जो है पुल होता है फ्रॉम द वेन्स टू द थेरोकिक रीजन, और थेरोकिक रीजन से ब्लड जो है वो कहां पर जाएगा? टू द हार्ट। बट एक्सपीरेशन के टाइम पे उल्टा होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और ब्लड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरेशन के टाइम पर उल्टा होगा, और इंस्पिरेशन में आपका ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ ज्यादा फ्लो करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी पंप। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है वेनस प्रेशर। वेनस प्रेशर मतलब नाम से पता चल रहा है प्रेशर विद इन वेन्स, जो वेन्स में जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे वेनस प्रेशर, ठीक है। अब ये वो वेन्स है जो कि ब्लड को कैरी करते हैं टू द हार्ट, हम उन वेन्स की बात करेंगे जो ब्लड को कैरी कर रही है टुवर्ड्स द हार्ट। जब आपका वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका वेनस रिटर्न भी इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा इनटू द हार्ट, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर है आपका ग्रेविटी। थर्ड फैक्टर है आपका ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी का फैक्टर क्या है? देखो, जो ग्रेविटी, जब पर्सन खड़ा होगा, ठीक है, व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, जब पर्सन खड़ा होगा तो उसमें ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आपके जाएगा लेग्स में। कहां जाएगा? लेग्स में, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ब्लड को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। अब जब पर्सन जो है वो एक सुपाइन पोजीशन पे होगा, मतलब लाई डाउन होगा, लेटा हुआ होगा, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में जो है ग्रेविटी का इफेक्ट जो है मिनिमाइज हो जाता है। ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। और ब्लड कहां फ्लो करेगा? हार्ट में। तो ग्रेविटी जो है ब्लड के फ्लो को इनटू वेंट्रिकल्स, ब्लड फ्लो जो है वेंट्रिकल्स में जो हो रहा है उस फ्लो को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है ग्रेविटी। तो जितनी कम ग्रेविटी का इफेक्ट होगा उतना ज्यादा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ फ्लो करेगा, बट ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो है वो तो आपके बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया? वेनस रिटर्न समझ आ गया क्या होता है। वेनस रिटर्न वेनस प्रेशर पे डिपेंड करता है, वेनस रिटर्न आपकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, वेनस रिटर्न जो है आपके किस पे डिपेंड कर रहा है? रेस्पिरेटरी पंप पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर आता है आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी,
ठीक है, मतलब कि आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उसकी कॉन्ट्रेक्शन की मैं अब बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो है डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको, आपकी कार्डिक आउटपुट को। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन आपके कार्डिक आउटपुट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना प्रेशर होगा, और जितना प्रेशर होगा उतना ब्लड का फ्लो होगा। जितना ज्यादा फोर्स होगी उतना प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ब्लड का फ्लो होगा, उतना ही कार्डिक आउटपुट होगा। तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर हार्ट बीट, ठीक है। वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड जो है 1 मिनट में जो है पंप हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो याद रखना आपका इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा आपका कार्डिक आउटपुट होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कुछ हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, उस हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये ऐसा नर्वस सिस्टम है, याद रखना ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपकी कॉज करवाता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेस वगैरह। ये वेन्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पुश होगा टुवर्ड्स द हार्ट, और जितना ज्यादा ब्लड पुश होगा टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, उतना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा, उसकी वजह से उतनी ज्यादा आपका कार्डिक आउटपुट होगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, आपके ब्लड वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और उतना ज्यादा आपकी जो है कॉन्ट्रैक्शंस होंगी हार्ट मसल्स की, ठीक है, और उतना ज्यादा आपको कार्डिक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आपका ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्लो करेगा, उसकी वजह से इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, और उसी की वजह से इंक्रीज्ड आपका कार्डिक आउटपुट होगा। देन कैल्शियम आयंस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अगर ज्यादा कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा आपके हार्ट के मसल सेल्स में, उतनी ज्यादा आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी। देन है आपके कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे इनोट्रोपिक ड्रग्स, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ओके, अब एक मैकेनिज्म है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्या कहता है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कहता है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। अगर मसल फाइबर्स की लेंथ ज्यादा होगी, अगर मसल फाइबर्स की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, अगर मसल फाइबर्स की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, और जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग हुई होगी उतनी ही ज्यादा आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आप एक रबर बैंड लेते हो और उसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है, जितनी जोर से आप उसको स्ट्रेच करोगे, तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे ना उतनी फोर्स से वो पीछे की तरफ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक रबर बैंड ले लो, जितनी जोर से आप उसे स्ट्रेच करोगे ना, उतनी जितनी फोर्स आपने स्ट्रेचिंग के लिए लगाई होगी उतनी फोर्स आपकी कॉन्ट्रैक्शन की जनरेट होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी मसल फाइबर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा आप उसको स्ट्रेच करोगे, और जितना ज्यादा आप स्ट्रेचिंग फोर्स लगाओगे, जितनी ज्यादा आप उसकी स्ट्रेचिंग करोगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या कहता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज विद डिग्री ऑफ स्ट्रेच। तो मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेच, जितनी ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ग्रेटर फीलिंग ऑफ हार्ट कैन लीड टू मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑब्वियसली जितना ज्यादा हार्ट फील हो, जितना ज्यादा आप उसको स्ट्रेच करोगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने से उतना ज्यादा ब्लड फील होगा, और उतना ज्यादा आपका कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब ये प्रीलोड आफ्टर लोड क्या होता है, देखो, प्रीलोड होता है कि रेफर्स टू इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट मसल्स बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट मसल्स को मायोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से पहले हार्ट मसल्स कितने स्ट्रेच किए हैं,
ठीक है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है, तो आपके जब आपका डायस्टोल खत्म होता है उस टाइम पे आपके हार्ट मसल्स कितना स्ट्रेच किए हैं कॉन्ट्रेक्शन से पहले, उसे कहते हैं प्रीलोड। प्रीलोड मतलब हुआ योर स्ट्रेचिंग ऑफ कार्डिक मसल एट द एंड ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ कार्डिक मसल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। ठीक है, एट द एंड ऑफ डायस्टोल बिफोर कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका स्ट्रेचिंग हुई होगी उतना ज्यादा जो है ब्लड जो है आपका फ्लो करेगा इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, उतना ज्यादा आपका ब्लड फ्लो होगा वेंट्रिकल्स में। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, जितना ज्यादा आपका ब्लड फ्लो होगा वेंट्रिकल्स में उतना ज्यादा आपका क्या होगा, जितना ज्यादा आपका ब्लड फ्लो होगा मतलब इंक्रीज, जितना ज्यादा आपका प्रीलोड होगा, जितना ज्यादा आपकी स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रेचिंग होगी उतना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल करेगा, उतना ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में फिल करेगा। ठीक है, जितना ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में फिल कर रहा है उतना आपके मसल फाइबर स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, उतना आपके मसल फाइबर स्ट्रेच कर रहे हैं। जितना आपके मसल फाइबर स्ट्रेच करेंगे उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी, और जितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी आपका कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। तो प्रीलोड जो है वो आपके कार्डिक आउटपुट पे इस तरह डिपेंड है। ठीक है, तो कार्डिक प्रीलोड का मतलब होता है कि कितने आपके हार्ट के मसल्स हैं स्ट्रेच कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन से पहले, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी उतना आपका कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। उसके बाद होता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड होता है कि अब देख लो, अब आपका प्रीलोड तो हो गया, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो गया है, अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना और ब्लड को पंप करना है। तो ब्लड को पंप करने के लिए उसको कुछ फोर्स को, कुछ प्रेशर को ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। ब्लड को पंप करने के लिए उसे सेमिलुनर वॉल्स को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड को पंप करने के लिए, टू पंप ब्लड, ठीक है, टू पंप ब्लड, आपके ब्लड को पंप करने के लिए, या ये चीज को अच्छे से समझ लो, ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। टू पंप ब्लड, ठीक है, आपके सेमिलुनर वॉल्स मस्ट बी ओपन, है ना। सेमिलुनर वॉल्स मैंने पढ़ाए थे, ये सेमिलुनर वॉल्स जो है वो खुले होने चाहिए। ठीक है, जो आपके वॉल्स पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के जो वॉल्स हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्स। ये वॉल्स खुले होने चाहिए, बट इस वॉल्स को खोलने के लिए, टू ओपन दिस वॉल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है दे हैव टू ओवरकम सम प्रेशर, वेंट्रिकल्स हैव टू ओवरकम सम प्रेशर, और उसी प्रेशर को जो हम बोल रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आफ्टर लोड। उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड क्या है, प्रेशर और फोर्स और लोड अगेंस्ट विच द हार्ट मसल मस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू इजेक्ट ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, तो प्रेशर जो आपके वेंट्रिकल्स को ओवरकम करना पड़ता है टू पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, और वो प्रेशर क्या है, जो आपके वॉल्स ऑफ सेमिलुनर वॉल्स को जो खोलने के लिए जो प्रेशर, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्स एक प्रेशर के तहत बंद हुए होंगे, उस प्रेशर को ओवरकम करना पड़ेगा। तो कितना प्रेशर उसे ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो ब्लड को पंप कर सके इनटू आर्टरीज एंड आयोटा, तो दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड क्या है, वो प्रेशर जो हार्ट को ओवरकम करना है टू पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज। ठीक है, उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, तो आफ्टर लोड अगर आपका ज्यादा होगा, अगर आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा, उसे ज्यादा प्रेशर को लगाना पड़ेगा, तो आपका कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, है ना। जितना ज्यादा प्रेशर वहां पर होगा, जितना उसे उस रेजिस्टेंस मिलेगा। आफ्टर लोड इज लाइक अ रेजिस्टेंस। आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दैट हार्ट मस्ट ओवरकम, है ना, दैट हार्ट मस्ट ओवरकम। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसका कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कार्डिक आउटपुट। ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट था। ठीक है, सो फॉर फर्दर वीडियोज डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक. You can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates, MCQs, and here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click away and your search ends here.